हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और जैसा कि आप बहुत बार देखा होगा कि मैं किसी प्रोजेक्ट या बिल्डर के लिए कभी मना करता हूँ उसके प्रोजेक्ट को ख़रीदने के लिए, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसके इंटेंशन पे या कुछ और रीजन्स होते हैं, कहीं दूसरी जगह या सेम वहीं पर। और यही आज देखने को मिला M3M के साथ। और मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि जिस बिल्डर के लिए मैं कभी मना करता हूँ, आपको मैक्सिमम 5 से 7 महीने के अंदर अंदर, कभी इससे भी जल्दी, ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिल ही जाती है जहां मेरे डिसीजन को मेरे विरोधियों को भी अप्रिशिएट करना ही करना पड़ेगा। अब वो करें या ना करें, या बाहर करें या मन ही मन में करें, वो एक अलग बात है। सो आज हम बात करते हैं M3M, इंडिया बुल्स और सिप्रा बिल्डर्स के बारे में। आपको पता होगा कि M3M के ऊपर अभी एक FIR लॉन्च हुई है। वजह क्या है कि इन लोगों ने वहाँ पर लैंड ली थी 900 करोड़ के आसपास जो भी इनकी डील हुई थी, और इंडिया बुल से इन्होंने लैंड ली थी। बट इसके पीछे इस लैंड पर एक डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते, बट एक जल्दबाजी थी इस लैंड को ख़रीदने में। और जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि लाइन में DLF भी था। DLF और M3M दोनों ने इस ज़मीन को ख़रीदने की पूरी कोशिश की, और लास्ट में जीत हुई M3M की। और जीत इसलिए हुई क्योंकि DLF उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ख़रीदना चाहता था, और M3M उसे किसी भी कीमत पर ख़रीदना चाहता था। मैं किसी बिल्डर का नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ पर नहीं रखूँगा, लेकिन हम दोनों ही बात करेंगे जो कि पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगी। और मेरे मैक्सिमम वीडियोज़ रियल एस्टेट एजुकेशन पर आधारित होते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप किसी दूसरा आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें कुछ टाइम पहले जाना होगा, बैक में जाना होगा। और वहाँ पर हम बात करते हैं कि सिप्रा बिल्डर ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए और इंडिया बुल से लोन लिया था। इंडिया बुल से लोन लेने की वजह से यहाँ पर कुछ उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ लैंड है, मैं आसान भाषा में कहूँ तो उन्होंने गिरवी रखे थे। और इसके ऊपर उन्होंने कुछ शेयर्स भी अपने इंडिया बुल्स को शेयर किए थे कि यदि हम इस पर काम नहीं करते हैं तो आपका हक इन पर होगा। अब सिप्रा को लैंड अपनी सेल करनी होती है। अब जो यहाँ पर बायर आते हैं वो दोनों ही रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिल्डर, एक तरफ M3M था तो दूसरी तरफ DLF। एक वो बिल्डर जिसने बहुत टाइम से अपना नाम बनाए रखा है, अपने एक अच्छे लग्जरियस प्रोजेक्ट के साथ साथ क्लाइंट्स में विश्वास भी बनाए रखा है, तो दूसरा वही बिल्डर जिसने बहुत कम टाइम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब M3M उस लैंड को किसी भी हद तक अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सिप्रा बिल्डर और M3M की बात चल रही थी, सिप्रा बिल्डर और DLF की बात चल रही थी, और बहुत हद तक ये डील हो भी जाती। बट जैसे ही M3M बीच में आया, उसने ये पूरी डील इंडिया बुल्स के साथ की, ना कि सिप्रा बिल्डर के साथ। और इंडिया बुल्स ने M3M को जो उसके स्टेक थे, उसके शेयर्स थे, वो M3M को बेचे। और सीधे तरीके से ही ना सही, लेकिन दूसरे तरीके से ये लैंड पर अधिकार M3M का हो चुका था। अब बीच में फिर से नोएडा अथॉरिटी भी आ जाती है। जब उसको पता लगता है, जब सिप्रा बिल्डर M3M और इंडिया बुल्स के ख़िलाफ़ एक FIR लॉन्च कराता है, तब सोया हुआ नोएडा अथॉरिटी जागती है। उसे पता लगता है कि उसकी बिना अनुमति के ही इतनी सारी डील्स हो रही हैं, और वो भी अब 200 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पर लगाने जा रहा है इन बिल्डर्स के ऊपर। इसलिए मैं बहुत बार बिल्डर के काम करने के तरीके या किसी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो बताए जाते हैं, मैं आपको YouTube के माध्यम से बताता हूँ। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं शेयर भी नहीं करता, क्योंकि वो तब तक शेयर नहीं किए जा सकते जिस पर 100% गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की स्टैंप नहीं लग जाती कि यहाँ पर बिल्डर गलत है। इसलिए किसी भी डाउट के आधार पर किसी को गलत बोलना ना तो मैं सही समझता हूँ, और ना ही लीगल तरीके से वो सही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और इसी वजह से और इन्हीं आधार पर मैं किसी क्लाइंट को कोई फ्लैट या घर लेने के लिए एडवाइज करता हूँ, या फिर उन्हें मना करता हूँ। अब बहुत सारे लोग मुझे कन्विंस भी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिल्डर के बंदे भी हो सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी बिल्डर की बात कर रहा हूँ, या फिर इस मार्केट से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि मैं कन्विंस हो जाऊं कि वो क्या बताने जा रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से ठीक रह सकता है प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ही। लेकिन उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिस फील्ड में रहकर आप ABCD का ज्ञान ले रहे हैं, मैं A to Z वहाँ तक पढ़ाई कर चुका हूँ। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को सजेस्ट करने से पहले उसके काफ़ी टाइम पहले से रिसर्च करता हूँ, और
ज़्यादातर जो आज से 8 से 10 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, मैं उनके ऊपर भी आज तक ये रिसर्च करता रहता हूँ कि उनकी वजह क्या है, कब प्रोजेक्ट एप्रिशिएटेड हुआ, कब प्रोजेक्ट नेगेटिव गया, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव गया और कब पॉजिटिव गया। पॉजिटिव जाता है, रीजंस क्या है, नेगेटिव गया, रीजंस क्या है। और इन्हीं रिसर्च के आधार पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है डूबते हुए मार्केट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कभी डाउन जाते ही नहीं, और कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो चढ़ते हुए मार्केट में भी और गिरते हुए जाते हैं। तो उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और मैं हमेशा चाहता हूँ जब इन्वेस्टमेंट करें तो सही तरीके से करें। M3M शिप्रा और इंडिया बुल्स ने इस डील को करने में कौन से रूल्स ब्रेक किए और कौन सी पॉलिसी को वायलेट किया, ये तो टाइम बता देगा। बट हाँ, इन बिल्डर्स का इंटेंशन ज़रूर पता लग जाता है। कभी कभी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश में कुछ बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों की वजह से इन्वेस्टर को लॉस ना हो, वो बहुत कुछ देखना होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त गुड़गांव के साथ साथ दूसरे सिटीज़ का रिव्यू करने के लिए भी हमेशा मुझे बोलते रहते हैं, और उन्हीं में उसी सीरीज़ का ये एक हिस्सा था। बट ये एक ज़रूरी भी था क्योंकि ये गुड़गांव से रिलेट भी करता है, और इसलिए क्योंकि M3M ने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट, या मैं कहूँ कि M3M रियल इस्टेट में गुड़गांव बेस्ड बिल्डर ही माना जाता है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग यहीं हुई थी, इसने अपने आप को ग्रो यहीं पे किया, तो बात करना ज़रूरी था। सो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हाँ, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है तो भी आप लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।